सबसे पहले जो बातें आपने रखी है और जो आपकी समस्या है उसके बारे में मेरे पास जो जानकारी है मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। जिन एमएसएमई रजिस्टर यूनिट्स, उसमें सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, रेस्टोरेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया है, जिनका 25 करोड़ टर्म लोन है और वर्किंग कैपिटल लिमिट 100 करोड़ के अंदर है, ऐसे सब लोगों को 20% तक कोलैटरल फ्री लोन देने के बारे में रिजर्व बैंक ने भी ऑर्डर निकाले, सरकार ने भी निकाले हैं और काफ़ी लोगों के मुझे फीडबैक है कि हमको पैसे भी मिल गए हैं। तो ये 20% जिनको नहीं मिल रहा है वो तुरंत हमारे यहाँ मिनिस्ट्री में मेरे यहाँ इसकी जानकारी भेजे। राजगोपाल शर्मा करके दिल्ली में है, निश्चित रूप से मैं तुरंत उसमें कार्रवाई करके आपको बैंक की तरफ से लोन मिलेगा, इसकी व्यवस्था करूंगा। दूसरी बात ऐसी है कि जो जानकारी मुझे मिली है कि राज्य सरकार ने ऑलरेडी आपके जो लाइसेंसेस है उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है, ऑटोमेटिक दिया है। और इसलिए अभी कोई लाइसेंस अगर डेट भी ख़त्म होती है तो भी मिला। अगर महाराष्ट्र में ऐसा कोई नहीं मिला होगा तो कौन से लाइसेंस में ये प्रॉब्लम है बताइए, उसकी ज़रूर मदद करेंगे। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक बिल के बारे में है, जो मिनिमम बिल है भले चले ना चले वो भरना पड़ता है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का निर्णय होता है। अभी इस समय उनकी भी हालत बहुत ख़राब है, पर ये आप मुंबई में एक बार महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री जी को इस बारे में ज़रूर मिली है, इसका निर्णय वही कर सकते हैं। चौथी बात जो आपने कही कि आपके जो माइग्रेंट लेबर है जो अब निकल गए हैं उनको लाए बिना इंडस्ट्री शुरू नहीं होगी। तो उसमें ऐसा है कि वहाँ का कलेक्टर जिस गांव में वो चले गए हैं और जहाँ उनको आना है, दोनों जगह अप्लाई करके म्यूचुअली परमिशन ले लें। और इस प्रकार की प्रोसेस अब शुरू हुई है, काफ़ी लोग आने के लिए भी शुरू हुए, परमिशन दी गई है। उनकी लाने की रहने की व्यवस्था, क्योंकि वो जब आएंगे तो कोरोना का संक्रमण न हो, इसलिए 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना, 1 मीटर से ज़्यादा, दूसरी ओर सैनिटाइज़र का उपयोग करना, तीसरी ओर मास्क लगाना। ये आपके छोटे से रेस्टोरेंट में आपको ये प्रिवेंटिव मेजर कैसे करना है और आपके रेस्टोरेंट को सैनिटाइज कैसे करना, क्योंकि कोरोना का संक्रमण न हो, इसके लिए निश्चित रूप से उपाय योजना करनी होगी। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। एक बात जरूर है कि वैक्सीन अगर मिल जाएगा और सब ने वैक्सीन ले लिया तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा, पर अभी तक वैक्सीन पे संशोधन चल रहा है। कुछ लोगों ने दावा भी किया है, हमारे देश में भी साइंटिस्ट ने दावा किया है। अगर वैक्सीन आ जाएगा तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद हमारी कोई समस्या नहीं रहेगी, पर तब तक ये समस्या रहेगी। तो आपको अगर रेस्टोरेंट में इन वर्कर्स को लाना है तो निश्चित रूप से दोनों कलेक्टर की बात होकर आपके ये आ सकते हैं। इसमें कोई अड़चन आएगी तो वो भी हमें बताइए। और आए हुए लोगों को कैसे रखना, नहीं तो मुंबई की आज की स्थिति अच्छी नहीं है और इसके बारे में स्वाभाविक रूप से आपको चिंता करनी होगी। एक बात का मुझे ऐसा लगता है कि होम डिलीवरी बड़े प्रमाण पर शुरू हुई है, कुछ रेस्टोरेंट ने शुरू किया है। अब ये फिलहाल होम डिलीवरी मुंबई में क्या स्थिति है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर हमारे यहाँ नागपुर में अभी शुरू हुई है और देश में भी काफ़ी जगह हुई है। तो ये भी काम शुरू हो सकता है। आप एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। आपके स्कीम में जो जो भी आपको अड़चनें आती है, प्रॉब्लम आती है, उसमें पूरी मदद हम करेंगे। बैंक से एडिशनल आपको वर्किंग कैपिटल मिलेगा और उसके साथ साथ ये जो लाइसेंसेस है उसको 6 महीने तक एक्सटेंशन मिला, ऐसा मुझे बताया गया है। जहाँ नहीं मिला है उसकी जानकारी मेरे पास भेजिए। और निश्चित रूप से ये संकट का समय है
और मैं मानता हूं कि संकट भी गंभीर है और हम सब उसका सामना कर रहे हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आखिर में मैं आपको कहूँगा कि पॉजिटिविटी को बढ़ाना चाहिए। ये लेबर पैदल निकल गए, इसका कारण वो डर गए, फियर, और इसलिए पॉजिटिविटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, ये निर्माण करना और पॉजिटिव निर्माण करना बहुत आवश्यक है। निराशा, फ्रस्ट्रेशन, निगेटिविटी से और ज़्यादा नुकसान होगा। हमको भी लोगों को समझाना होगा और कोरोना की जो स्टेट गवर्नमेंट की गाइडिंग प्रिंसिपल है उसके आधार पर प्रिवेंटिव मेजर्स लेके ही काम शुरू करना होगा। हम चाहते हैं कि अभी एक तरफ कोरोना की लड़ाई भी लड़े, दूसरी तरफ हमारा रोज़मर्रा का जीवन भी हम लोग सुचारू रूप से चलाएं। तो ये बहुत कठिन सर्कस है। जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक ये सर्कस से जाना पड़ेगा। भारत सरकार जो भी है, आपकी समस्या जिसका जो आपने रखी उसका मैंने जवाब तो दिए है, पर इसके बाद जो भी आपको ऐसा लगता है तो मुझे तुरंत ईमेल भेजिए, बात करिए, मैं निश्चित रूप से आपकी समस्या सुलझाने में मदद करूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। आपको किसी को जो सवाल पूछना है इसके बाद में भी, तो एक 3-4 सवाल आप पूछिए, मैं जवाब देने की कोशिश करता हूँ। नितिन जी। हाँ अरविंद, हेलो। आप पूछिए, सवाल पूछिए। ये नमस्कार मंत्री महोदय। अभी बहुत बहुत कुछ रिलीफ रिसेंटली गवर्नमेंट ने दिया हमें इन टर्म्स ऑफ नया लोन लेना हो या एग्जिस्टिंग लोन में भी काफी बदलाव आया हुआ है। सवाल ये उठता है कि जिसके पास अभी एग्जिस्टिंग लोन है उसमें डेफरमेंट तो मिला हुआ है, बट अभी समझो पहले 3 महीने का मिला हुआ था और बाद में 6 महीने का मिला हुआ था, बट जब रेस्टोरेंट खुलेंगे आगे चल के 6 महीने या 3 महीने के बाद में फुल फ्लैश जब खुलेंगे तो उतना बिजनेस नहीं रहेगा। जिस तरह से ये लोन लिया गया है वो लेवल को पहुंचने के लिए साल 2 साल लग जाएंगे सर। और उसमें क्या होना है कि हम लोग उस टाइम पे ये लोन का फिलफिलमेंट नहीं कर पाएंगे, छोटे छोटे होटल वाले। तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको भी रीस्ट्रक्चर किया जाए नए नए सोच विचार के हिसाब से। देखो, जो एमएसएमई करीब 3 लाख करोड़ जो दिया गया है उसमें से 45 लाख एमएसएमई को जो ऑलरेडी चल रहा है उनको इसका फ़ायदा मिलेगा, जो वर्किंग कैपिटल में मिलेगा। फिर 20,000 करोड़ हमने इक्विटी इन्फ्यूजन किया है जो एनपीए में गए हैं और आज प्रेजेंट बैंक के नाम में रिस्ट्रक्चर करने में अड़चन है, उनको हम इक्विटी देके वो पॉलिसी में आकर आपका रिस्ट्रक्चर होगा। ये 2 बातें की गई है। तीसरी बात, 6 महीने का डिफर पेमेंट मिला है। अब ये जो डिफर पेमेंट है ये वापस तो कभी ना कभी करना ही है, तो आजकल ये 6 महीने में कुछ करना नहीं है, 3 महीने तो गए, तो 6 महीने के बाद उसका एक फार्मूला बैंक बनाकर आपको उस प्रकार से उसको रिटर्न करना होगा। तो अब वो कैसा करना और क्या नहीं करना उसके बारे में भी वे आउट निकालेंगे कि एकदम ज़्यादा भार नहीं आएगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमारी परिस्थिति निश्चित रूप से आने वाले 1-आध महीने के अंदर में रेगुलराइज होगी और रेगुलराइज होने के बाद कस्टमर भी आएंगे। एक बात ज़रूर है कि डर के कारण जो है वो माहौल थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है और उसके बाद धंधा भी बढ़ेगा। ये मुझे लगता है ये जो पार्सल है होम डिलीवरी, इसको अभी इस समय इसका उपयोग ज़्यादा हो सकता है क्या, ताकि इसके कारण अपना कुछ ना कुछ तो भी बिजनेस चले। ये आई डोंट नो, आप यू चेक दिस अपॉर्चुनिटी। इस बहाने भी थोड़ा बहुत धंधा अगर बढ़ेगा तो कम से कम खर्चा निकल जाएगा, राहत मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। जो होम डिलीवरी जो शुरू किया हुआ है उसका जो अभी हमारी एक्सपीरियंस जो है मेंबर्स लोगों की, बिजनेस ऑफ कोर्स उन्होंने शुरुआत किया है बट इट इज नॉट इनफ टू कवर द ओवरहेड सर।
तो बहुत 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 लोगों ने ये चूज किया है कि होम डिलीवरी करना ही नहीं है, बिकॉज ओवरहेड्स बढ़ जाता है सर। थोड़ा सा फिर ये ट्रांजिट पीरियड में मुझे लगता है अभी मुंबई की बात थोड़ी कठिन है, पर अब बाकी जगह पर थोड़ा सा गाइडिंग प्रिंसिपल के साथ कुछ बातें अभी शुरू हुई है। अब ऐसा है कि ये पूरा नियमित रूप से शुरू होने के लिए और समय लगेगा। अगर वैक्सीन मिल जाएगा तो ये बातें सब आसानी से हो पाएगी, तब तक ये बड़ा ट्रांजिट पीरियड कठिन है। उसमें इसके अलावा और कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिखता। मुझे लगता है होम डिलीवरी के लिए क्या डिलीवरी चार्जेस के रूप में कुछ पैसा एडिशनल लेकर क्या हम उसमें वायबल नहीं हो सकते? सर नमस्ते। एग्रीगेटर, हाँ अब और चंद्र अभी सर जो होम डिलीवरी का जो चार्जेस है, अभी काफी जो होम डिलीवरी एग्रीगेटर्स है मार्केट में है, आज उनका सिस्टम ऐसा है, उन लोग को हम लोग को 22% देना पड़ता है। आज हमारा मार्जिन 10 से 15% नहीं रह गया है। इसके अलावा एक जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बेसिक कॉस्ट वहीं पर रहता है। तो आज होम डिलीवरी में भी ऐसा काफी हमारा लोग चालू करके आजकल बंद भी कर लिया है उन लोग, बिकॉज ब्रेक इवन तक भी नहीं पहुंच पाते उसमें। एक तो ऑलरेडी 3 महीने के जो इसमें लॉकडाउन से उनका जो कुछ बचा था उनके पास खत्म हो गया सब कुछ। और हमारा इंडस्ट्री ऐसा है सर, हम लोग रोज का कैश में बिजनेस करते थे, किसी को कुछ बचा के रखने का आदत नहीं है। जो भी था लोन में था या किधर इन्वेस्टमेंट में था, सब खत्म हो गया आज। और इसके अलावा सर आपने और एक बात पूछा था, जैसे कि आज जो हमारा लेबर्स है उन लोग आए गए थे, उनको रहने का व्यवस्था। सर एक आपको बताना चाहता हूँ, हमारा इंडस्ट्री में हम लोग हमारा वर्कर्स जो हमारा स्टाफ है उनको रोटी कपड़ा मकान तीनों हम प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले उनको हम रहने का जगह देते हैं, खाना देते हैं और हमारा यूनिफॉर्म उसको मिलता है। एक ही इंडस्ट्री जिसमें कोई सर्टिफिकेट कोई कुछ पूछा नहीं जाता है। पहले उसका लोएस्ट लेवल उसका यूटिलिटी लेवल से स्टार्ट होता है, वो फिर आपको मैनेजर लेवल तक पहुंचता है या कुक तक पहुंचता है वो। तो ऐसा हमारा सही है सर। आज जो पार्सल जो बोले आपने जो होम डिलीवरी का, वो भी वायबल नहीं हो रहा है सर आज। और ये 3 महीने सर, ये 3 महीना गया है, अगला 3 महीने अगला 1 साल तक हमको इसका इफेक्ट भुगतना पड़ेगा सर। थोड़ा थोड़ा सा अभी हमारा इंडस्ट्री की तरफ से आप ध्यान करेगा सर, तो ये तकलीफ समझ में आ सकता है सर। त्यामध्ये आमची अडचण अशी आहे की हे जे फूड ॲग्रिगेटर्स आहेत यांनी आपले स्वतःचे ग्रे किचन्स बनवले आणि त्यामुळे ज्यादा से ज्यादा मतलब बहुत से लोगों का इश्यू ऐसा है कि आज हमारे रेस्टोरेंट से न खरीदते हुए इन ग्रे किचनों से भी जा रहे हैं, तो वो भी एक थ्रेट है। ले आने पाता हूँ। ऐसा करिए। अब इसमें दिक्कतें हैं, आप जो बता रहे हैं वो आपके सामने है। इसमें दो प्रकार के मार्ग हैं। कुछ आपके प्रॉब्लम्स में राज्य सरकार क्या कर सकती है, भारत सरकार क्या कर सकती है, और फिर आपके पास कारपोरेशन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम होंगे क्योंकि लाइसेंसेस वगैरह क्लियर होंगे। तो मुझे लगता है आप तीनों का क्लासिफिकेशन करिए और राज्य सरकार को रिप्रेजेंट करने के बाद और कारपोरेशन करने के बाद दोनों की कॉपी मुझे भी भेज दीजिए। मैं उसके ऊपर अध्ययन करके मेरे तरफ से भी मिनिस्ट्री से राज्य सरकार और कारपोरेशन को अगर कुछ आवश्यकता हो तो रिकमेंड करके भेजता हूँ। और भारत सरकार ने क्या इसमें मदद करनी चाहिए, आपने प्रॉब्लम तो रखा, अब मेरे सामने में समझ नहीं आ रही कि इसका क्या मामला उपाय क्या हो सकता है। क्योंकि ऐसा है कि इस समय मैं ये मानता हूँ कि आप अगर होम डिलीवरी देंगे पार्सल सिस्टम से तो बिज़नेस मिल सकता है। अब उसमें आप कह रहे हैं कि उसको 22% देना पड़ता है, तो उसको भी कहिए कि इस समय वो भी कम से कम 22 के बजाय 15% पे काम करें। और आप नहीं तो आपका ऐप तैयार करके आपका फ़ोन नंबर देकर आप नया कोई आदमी लेकर आप आपका ट्रांसपोर्ट चालू करिए और बोलिए कि भाई तू लेके जा। अब ये मैं आज एकदम मुझे आइडिया नहीं है बिज़नेस की कि क्या हो सकता है। कुछ बातों का समस्याओं का सुलझाना आपको करना पड़ेगा, और जो आपके रिश्ते स्टेट गवर्नमेंट भारत सरकार और अलग अलग एजेंसी के साथ जुड़े हुए प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप रिप्रेजेंट करिए और उसकी कॉपी दिल्ली में मेरे पास भी भेजिए। आज एकदम मेरे पास भी इसका जवाब नहीं है, पर हम क्या मदद कर सकते हैं मैं ज़रूर आपको मदद करूंगा। और इसमें हम लोग बैंकों के बारे में तो कोई अड़चन नहीं है, जो आपकी पुरानी 20% उसमें बढ़ाकर आपको पैसा मिलेगा। और ये 5-6 महीने में मुझे लगता है 1-2 महीने के अंदर ये काफ़ी नियमित होगा, ऐसा मेरा अनुमान है।
पर आज एक कोई विश्वास के साथ तो कोई अपने हाथ में नहीं है, एक अंदाज़ी बताया जा सकता है। और इसलिए आपके प्रॉब्लम से मेरे पास भी भेजी है, जो भी मदद मैं कर सकता हूँ मैं करने की कोशिश करूँगा। हलवा साहब, थर्ड सर क्वेश्चन। दूसरा एक समस्या है। आज जो माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं वो सब हमारे स्टाफ सब ईएसआई स्कीम में मौजूद है, लेकिन अगर आज वो बीमार पड़े तो कोई भी स्टाफ ईएसआई हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि वहाँ पर उसे क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो उसके लिए क्या आप रास्ता बता सकते हैं? अगर वो कोई दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेवे तो आप उसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्य योजना में आप उसको निश्चित रूप से फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात ऐसा है कि ईपीएफ के सपोर्ट एक्सटेंडेड अप टू अगस्त 2020, सैलरी मंथ्स ERS 2,500 crore benefit for business and workers to provide liquidity relief, estimated 3.67 units and 72.2 lakh employees to benefit. अब जो आप EPF कंट्रीब्यूशन करते थे दैट इज़ रिड्यूस टू 10% फॉर 3 मंथ, 3 महीने में आधा आधा देना पड़ता था। अब उसमें से केवल आपको 10% ही देना है, बाकी सरकार भरेगी और इसमें 6,759 करोड़ सरकार दे रही है। और इसका बेनिफिट 6.5 लाख एस्टेब्लिशमेंट को और करीब 4 करोड़ 3 लाख एम्प्लॉयज़ को मिलने वाला है। तो मुझे लगता है ये जो प्रधानमंत्री आयुष्य योजना है, अटल पेंशन योजना है, 16-17 प्रकार की स्कीमें हैं। आप आपके वर्कर्स को MSME का लाइसेंस लेकर उसमें कवर करिए, उसमें सब में उसको बेनिफिट मिलेंगे, पेंशन तक मिल सकती है। तो आप वो उसको अलग अलग योजना में अगर आप रजिस्टर करेंगे और MSME के अंडर आएंगे तो ये सब बेनिफिट उसके पास भी पहुँचान हो सकते हैं। और ये ESI के हॉस्पिटल में मानता हूँ उतने अच्छे नहीं है, तो आप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आयुष योजना में जो अप्रूवल हॉस्पिटल है वहाँ ट्रीटमेंट कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नितिन जी, एक थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे जो MSME में है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर है, लेकिन रेस्टोरेंट का उल्लेख नहीं है। उसके कारण भी बैंकों में लोन लेने के समय थोड़ी दिक्कत आती है। मुझे इसके देखो, आपने अभी हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर दोनों पुरानी व्याख्या जो MSME की थी उसमें अलग अलग थे, अब दोनों को हमने मिला दिया है। तो मुझे लगता है कि इस व्याख्या का उपयोग करके आपके एसोसिएशन में मेंबर, पर क्या होता है ज़्यादातर लोगों को एक डर है कि कोई रजिस्ट्रेशन करे, रिकॉर्ड पर आए तो GST देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो लोग अपना नंबर 2 में काम करते हैं, तो इससे बेनिफिट नहीं मिल पाएंगे। आप एक बार सिस्टम में आइए और अलग अलग सरकारी योजनाओं का बेनिफिट भी लीजिए, आपको निश्चित रूप से उसके इंसेंटिव भी मिलेंगे। तो और उसमें कोई अड़चन आती है तो दिल्ली एक बार आइए, मैं ज़रूर इसमें से जो भी कुछ है वो निर्णय करके आपकी मदद करूँगा। ठीक है, और कुछ है क्या? थैंक यू। आखिर से एक अलवा साहब, नारायण अलवा, एक्स प्रेसिडेंट जी। ये कई विषय का ये हुआ है, काफी विषय का आपने जवाब दे दिया है, लेकिन फिलहाल तो ये बिजनेस सभी रुक गई, उसी बारे में हम सोच रहे हैं कि किस तरह आगे बढ़े। हम लोग सभी, हम लोग वर्कर ही नहीं, हम लोग भी डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। तो ये विषय में थोड़ा हम लोग को आश्वासन देके आप हमारा पहली बात तो ये समझिए कि डर को बिल्कुल निकालो, निगेटिविटी को निकालो। आप चाहते हुए या नहीं चाहते हुए संकट को तो रोक नहीं सकते, तो संकट से लड़ने की बात करिए और हम जीतेंगे इस आत्मविश्वास से आगे जाइए। डरने का कोई कारण नहीं है, हिम्मत के साथ आगे जाएंगे, ये पहला तय करिए। अदरवाइज़ डर के कारण तो कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा था, कारपोरेशन, स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार अलग अलग इशू निकालकर रिप्रेजेंटेशन करिए, मेरे पास दिल्ली भी आइए, जो भी होगा मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। और निश्चित रूप से मैंने कहा कि सरकार की 15-16 योजना है,
अब ये पूरे लेबर है, ये उनको अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री आयुष्य योजना है, अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल सकती है, तो ये सब इसमें आप ज़रूर शरीक हो जाइए, यही मेरा आपसे अनुरोध है। और डिटेल में आपके पास अगर कोई उपाय है कि ये सरकार ने करने से आपको रिलीफ मिलता है तो वो भी रिप्रेजेंटेशन में लिखिए, मैं ज़रूर मदद करने की आपको कोशिश करूँगा, यही विश्वास देता हूँ। मुंबई की स्थिति बहुत ही संवेदनशील और चिंताजनक है, देश में सबसे खराब स्थिति मुंबई की है और उस स्थिति में आप सब लोग काम कर रहे हैं। आप सब लोगों की आपकी चिंता करिए, परिवार की चिंता करिए और कोरोना का संक्रमण नहीं होगा इसके लिए विशेष रूप से प्रिवेंटिव मेजर लीजिए। ये समय निकल जाएगा और पॉजिटिविटी के साथ, आत्मविश्वास के साथ हम इसका सामना करें और निश्चित रूप से हम फिर से एक बार हम आगे जाएंगे और इकोनॉमिक वॉर भी जीतेंगे और ये भी वॉर निश्चित रूप से जीतेंगे। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास आइए, मैं मदद करूँगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.